हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रेप जंक्शन पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 एग्ज़ाम के बारे में, जिसका ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, हमारी एग्ज़ाम डेट 14 और 15 मार्च घोषित की गई है आयोग के द्वारा, और पूरी संभावना है कि इस डेट को एग्ज़ाम करा लिया जाएगा आयोग के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि आयोग ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम 28 दिन पहले एग्ज़ाम डेट को बताएंगे, लेकिन ये हमें आयोग का आभार जताना चाहिए कि उन्होंने एग्ज़ाम डेट लगभग 100 दिन पहले ही घोषित कर दी है। आज से अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे पास मोटा मोटी 100 दिन है। तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो कि डाउट में हैं कि क्या 100 दिन में भी तैयारी करके दरोगा बना जा सकता है। यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, ऐसे बच्चों से, कि जिनकी भी थोड़ी बहुत तैयारी है, अगर पहले से आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपने अभी अभी किसी का पेड बैच वगैरह ख़रीदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आप एक सही दिशा में मेहनत करके, आप एक सही रणनीति को फॉलो करके आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग लेते हैं कि डेली कितने घंटे पढ़ाई को देने चाहिए। इस बारे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी घंटे डिसाइड ना करें, अभी आप डेली टारगेट्स बनाएं और उन टारगेट को पूरा करने पे फोकस करें। अगर आप उन डेली टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप अपना वीकली टारगेट फिर आप बनाएंगे, फिर आप अपना मंथली टारगेट बनाएंगे, और मंथली टारगेट ख़त्म होते होते आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो घंटे मैटर नहीं करते हैं, आपने उन घंटों में कितना पढ़ा है, कितना ऑब्जर्व किया है, कितना आपने उनको सीखा है चीज़ों को, ये मैटर करता है। तो अभी आप घंटों पे ध्यान ना दें, अपना सारा समय पढ़ाई पे दें। जितना भी समय आपको मिल रहा है सोने के अलावा, खाने पीने के अलावा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे प्रीवियस वैकेंसी तो 2021 में आई थी, उसमें 9500 सीटें थी लगभग, 6 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, 6 लाख फॉर्म लगभग पड़े हुए थे और 9500 सीटें थी। अब क्या हुआ है दोस्तों, अब सीटें हमारी आधी रह गई हैं, 4500 के आसपास सीटें रह गई हैं, और फॉर्म लगभग 1.5 गुना हो गया है। 6 लाख से फॉर्म 9.5 लाख पे पहुँच गए हैं। तो फॉर्म 1.5 गुना हो गया है और पोस्टें आधी रह गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ ने सबको ही चौंकाया था, पूरी तरीके से सबको चौंकाया हुआ था उसकी कट ऑफ ने, कि इतनी हाई कट ऑफ ऐसे बढ़ी थी कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 4500 ही सीटें बची हुई हैं, और बच्चे एक से एक पड़े हुए हैं दोस्तों, एकदम क्रीम बच्चे पड़े हुए हैं, जो अभी ही मॉक टेस्ट देके 130, 135, 125 प्लस नंबर तो बड़ी प्यार से ला रहे हैं। तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, खैर हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो हमें अभी घंटों पे फोकस नहीं करना है। क्या रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। आप सप्ताह में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, एक मॉक टेस्ट सप्ताह में ज़रूर दें। लेकिन अगर आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि अभी आपको रुकना चाहिए। दिसंबर तक आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, सिलेबस का कुछ हिस्सा कंप्लीट कीजिए, 30%, 40%, 50%। उसके बाद फिर आप जनवरी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो वीक में 1 या 2 टेस्ट दे सकते हैं। मॉक के बाद सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। ये तो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है हमारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, कि आप जो मॉक लगाते हैं उसका सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हम अपनी तैयारी के किस फेज़ में हैं। आपने कितना आप कितना गेन कर रहे हैं, आपने कितना वो किया हुआ है, आप कितना कर पा रहे हैं, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, आपसे कितनी चीज़ें सही हो रही हैं। आप सब्जेक्ट वाइज 4 कॉपीज़ बनाएं, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट है ना, और जिस मॉक टेस्ट में आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आप उस नोटबुक में नोट करें और उनका समय समय पर रिवीजन करें। आप देखें कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक में आपके सही हो रहे हैं। इस प्रकार आपको ये रणनीति अपनानी चाहिए। फिर बच्चों का अगला डाउट आता है कि सर कितना स्कोर टारगेट करके पढ़ना चाहिए। तो इस बारे में मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आप स्कोर के बारे में ना सोचें, अभी आप अपनी तैयारी के बारे में सोचें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 125 प्लस आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। 125 से नीचे तो आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, 125 प्लस ही आपको सोचना है, इससे नीचे आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं जाना है।
और आपको जैसा कि आपको पता ही होगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन, मैथ आपके 40 क्वेश्चन, हिंदी 40 क्वेश्चन, बेसिक लॉ, जीएस, पॉलिटी मिला के 40 क्वेश्चन मिला के टोटल 160 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये चारों सेक्शंस को हल करना है, पूरे 160 क्वेश्चन करके पेपर में आना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज रणनीति मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको अगली वीडियो में सब्जेक्ट वाइज रणनीतियाँ बताऊँगा कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ के ही आप इसमें इतना कर ले जाएंगे जिसमें आपका एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्लियर हो सकता है। आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है, आपको एकदम मजदूरी वाली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको स्मार्ट पढ़ाई के साथ आपको अपना टारगेट लेके चलना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि जीएस के सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपके पॉलिटी से 16 क्वेश्चन लगभग आते हैं और लॉ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो आपके 40 में से अगर देखा जाए तो 25-26 ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके बचे हैं 13-14 क्वेश्चन। आप 13-14 क्वेश्चन के लिए आप घटना चक्र लेके बैठ जाएं, सारा समय उसी पे दें, ये एक सही रणनीति नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड रणनीति अगली वीडियो में बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, रीजनिंग की, मैथ की, हिंदी की और बेसिक लॉ वगैरह की आपकी क्या रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ है इस समय आपको जो ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, आपको अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे, देन प्रैक्टिस पे। जैसे आपने मैथ का कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, देन उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आप कुछ दिनों बाद उसका रिवीजन करेंगे, तभी आपकी सफलता मिलने के योग हैं। सफलता के 3 ही चरण होते हैं, पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन। इन 3 चरणों से ही सफल हुआ जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस, सफलता त्याग मांगती है दोस्तों, और त्याग सफलता का अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर आप त्याग करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। इसके बिना आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके दूंगा। फुल वीडियो रहेंगी ये, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं है रीजनिंग के जैसे 20 टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको ये नहीं कि 20 के 20 टॉपिक पढ़ने हैं। आप स्मार्ट स्टडी करके कैसे कम समय में अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे ही मैथ में आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप एडवांस मैथ पढ़ने में बैठ गए हैं, लेकिन एडवांस मैथ पूछी ही नहीं जा रही है, एडवांस मैथ के केवल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप एडवांस मैथ पढ़ने में बैठ गए हैं। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, आप हिंदी में पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो पूछी ही नहीं जा रही हैं। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊँगा। और अगली वीडियो का अपडेट करिएगा। इसके लिए आपको चैनल लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।